बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बजट का तीन ऑब्जेक्टिव है। वन ऑब्जेक्टिव है एलोकेट करते हैं फंड को, हमें पब्लिक गुड्स क्रिएट करना है। पब्लिक गुड्स लाइक स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। देन डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। स्टेबलाइजेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को हम बैलेंस करते हैं। तो ये बजट के तीन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट एलोकेशन हम देखते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स डिलीवर करती है, या आप कह सकते हो पब्लिक सर्विस डिलीवर कर रही है। क्या क्या है उसके एग्जांपल हैं? डिफेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट है, स्कूल है, रोड है, एटसेट्रा। तो ये सारे पब्लिक गुड्स हैं। इसका फायदा क्या होता है कि इसका बेनिफिट सबको होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी से एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, गवर्नमेंट ने पोल्यूटेड एयर को क्लीन कर दिया, और क्लीन करने के बाद उससे रिच को भी बेनिफिट होगा, मिडिल क्लास को भी बेनिफिट होगा, पुअर को भी बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज चला रही है उसके अंदर किसी को एक्सक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सारे के सारे लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसका नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होता है, एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड। दूसरा, सपोज करो अभी कोविड का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ, तो किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन का टेन्योर कितना होगा। मे बी वो 1 मंथ चलेगा, 1 ईयर तक चलेगा, नोबडी नो। तो लोगों ने क्या किया, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ वो सुपरमार्केट के बाहर चले गए, वो ग्रोसरी शॉप के वहां पे चले गए, और वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइन थी। और वो लोग क्या कर रहे थे, वहां से फूड परचेज कर रहे थे। से मेरे को मंथली से 1 kg राइस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैंने 10 kg परचेज कर लिया। रीजन, आई हैव मनी, और मेरे को अनसर्टेनिटी लग रहा था कि कब तक लॉकडाउन चलेगा। मैंने एक साथ 10-20 मैगी के पैकेट परचेज कर लिए। तो लोगों ने उस समय बहुत पैनिक बाइंग किया। अब से किसी शॉप के अंदर 1 kg राइस है, मेरे आगे वाला जो कस्टमर है उसने 1 kg राइस परचेज कर लिया। मैं जब वहां पे गया तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। तो अगर आप लेट सुपरमार्केट में गए होंगे उस टाइम पे, तो आप देखना कि बहुत सारे जो शेल्फ हैं वो खाली आपको मिलेगा, वहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। रीजन, क्योंकि बाकी लोगों ने ज्यादा परचेज कर लिया। तो प्राइवेट गुड्स का डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक पर्सन अगर ज्यादा कंज्यूम करता है तो दूसरे पर्सन को कम मिलेगा, तो उसको राइवल रिलेशन कहते हैं। बट गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी गुड्स प्रोवाइड करती है वो अनलिमिटेड होती है। तो एक अगर ज्यादा यूज कर रहा है तो जरूरत नहीं है कि दूसरे को कम मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करो कि ट्रेन में मैं रिजर्वेशन करा रहा हूँ, मेरे को रिजर्वेशन में सीट नहीं मिला, तो मैं वेटिंग में जा सकता हूँ। वेटिंग में भी टिकट नहीं मिला तो मैं जनरल कंपार्टमेंट में जा सकता हूँ। अब मैं वहां पे खड़े होके जाऊं, मैं सो के जाऊं, ये मेरा हेडेक है। अब टीटी वहां पे आता है, टिकट चेकर, वो मुझे कहेगा कि ट्रेन में जगह नहीं है, फिर भी आप क्यों आ गए? तो मैं कहूंगा मेरी मर्जी, मेरे को खड़े होके ही जाना है, मैं तो जाऊंगा। बट आप इमेजिन करो कोई प्राइवेट बस है, और प्राइवेट बस को आप कहोगे कि देखो जगह नहीं है लेकिन फिर भी मुझे खड़े होके जाना है, जगह नहीं है फिर भी मुझे छत पे बैठ के जाना है, तो डिनाई कर देगा, नहीं नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट कभी डिनाई नहीं कर सकता आपको सर्विसेज, वो सर्विसेज सब स्टैंडर्ड होगा बट वो कभी डिनाई नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट सर्विसेज का नॉन राइवल रिलेशन होता है। एक ज्यादा यूज करता है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा दूसरे को नहीं मिलेगा। एक और बेस्ट एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो कि इस बिल्डिंग में फायर इरप्ट हो गया, मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, इसके पैरेलल एक दूसरे बिल्डिंग में भी फायर इरप्ट हो गया। अब वो फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे हैं, तो फायर ब्रिगेड वाला कहेगा कि नहीं, पहले इस बिल्डिंग के फायर को मुझे एक्सटिंग्विश करने दो, फिर मैं तुम्हारे बिल्डिंग में आऊंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, एक साथ क्यों दोनों बिल्डिंग में हुआ है ना, तुमको लेट करना चाहिए या पहले करना चाहिए था, इतना टाइम नहीं है ना, कल आऊंगा मैं, तब तक कैसे ही मैनेज करो। तो गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकता आपको कोई भी सर्विसेज, बट प्राइवेट सेक्टर यस दे कैन डिनाई। सो गवर्नमेंट सर्विसेज का नॉन राइवल रिलेशन होता है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी होता है। बट इससे एक डिसएडवांटेज आ जाता है, और वो डिसएडवांटेज है फ्री राइडर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अभी गवर्नमेंट मेरे से टैक्स कलेक्ट करने आई, मैं कहूंगा किस चीज का टैक्स ले रहे हो, वो कहेंगे कि एयर को क्लीन करने का टैक्स ले रहे हैं। मैं कहूंगा कि मुझे नहीं देना है टैक्स, जाओ, मुझे पोल्यूटेड एयर में ही मजा आ रहा है, मुझे इसी में रहना, आई डोंट वांट टू गिव टैक्स, है ना। तो फिर गवर्नमेंट एयर को क्लीन कर लेगी, और फिर भी मैं रोड पे निकल जाऊंगा, तो गवर्नमेंट कहेगी यार ये क्या, आपने तो टैक्स नहीं दिया लेकिन फिर भी आप इंजॉय कर रहे हो इसको। तो मैं कहूंगा कि ठीक है जाने दो, मेरे लिए पोल्यूटेड एयर क्रिएट करो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो लोग गवर्नमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। तो इंडिया में आप टैक्स टू
जीडीपी रेशियो देखोगे तो बहुत कम है, अराउंड 5% लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, बट इसका बेनिफिट बाकी सारे लोगों को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट के अंदर एक ये प्रॉब्लम है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है। से आप किसी शॉपिंग मार्ट में एंटर होते हो, इफ यू हैव मनी वो आपको अलाउ करेंगे, मनी नहीं है वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। सो गवर्नमेंट के अंदर डिफिकल्ट ये होता है कि किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है बजट में, टैक्स और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस देखती है। एक आइडियल सिचुएशन में आपको बताता हूं। आइडियल सिचुएशन ये है कि से आप सैलरी अर्न कर रहे हो 20,000 रुपीज और गवर्नमेंट आपसे से 5,000 रुपीज टैक्स ले रही है, तो 15,000 आपका डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। अगर गवर्नमेंट आपसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती तो आपके पास 20,000 रुपीज होता स्पेंड करने के लिए, मोर मनी आपके पॉकेट में होता। तो एक आइडियल सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट आपसे जीरो टैक्स ले, बिल्कुल भी टैक्स ना ले, जिससे आपके पॉकेट में बहुत पैसा होगा और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सपोज करो आपने डिसाइड किया कि आपको कार परचेज करना है, बट गवर्नमेंट ने आपसे 1 लाख टैक्स ले लिया, आपके पास 1 लाख का शॉर्टेज हो गया और आप कार परचेज नहीं कर रहे हो, तो टैक्स जीरो होगा तो कंट्री में कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। आइडियली मैं कह रहा हूं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैक्स जीरो होगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा और गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। से अभी मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा हूं और पेट्रोल है 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है। मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि मैं बहुत पुअर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज मुझे कुछ डिस्काउंट दो। तो गवर्नमेंट मुझे डिस्काउंट देगी 20 रुपीज का। इस डिस्काउंट को सब्सिडी कहते हैं। तो मेरे पास आ गया 80 रुपीज में मैं पेट्रोल परचेज करूंगा। मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ कि सर मैं 80 रुपीज भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, प्लीज आप इससे भी थोड़ा कम करो। तो गवर्नमेंट कहेगी कि देखो इससे तो हम कम नहीं कर सकते हैं, आपको परचेज करना है तो इतने में ही परचेज करो। तो आइडियली गवर्नमेंट को सब्सिडी कितना देना चाहिए, तो 100% देना चाहिए। यानी कोई पुअर है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कुछ खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट को उसको फ्री में देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं लेना चाहिए आइडियल कंडीशन में, और गवर्नमेंट को 100% सब्सिडी देना चाहिए, तब ज्यादा चीजों को लोग कंज्यूम करेंगे। अब इसको एक दूसरे वे में आप देखो, से एक बेगर को मैं रोड पे मिलता हूँ, वो बेगर मुझे कहता है कि अभी मैंने लंच नहीं किया, तो मैं अपने पॉकेट से 50 रुपीज उसको निकाल कर देता हूँ। वो कहता है कि सर अभी तो मैं लंच कर लूंगा, बट व्हाट अबाउट डिनर, वो मैं कैसे करूंगा। मैं लूंगा ठीक है लो ये 50 रुपये और ले लो, रात को डिनर कर लेना। वो कहेगा पूरे मंथ का क्या, तो मैं कहूंगा लो ये 3,000 रुपये लो, पूरे मंथ में कंज्यूम कर लेना। फिर वो कहेगा घर भी नहीं है मेरे पास, मतलब लो ये मेरे बंगलो के की ले लो। वो कहेगा गाड़ी भी नहीं है, बोला लो ये गाड़ी भी ले लो। तो फिर क्या होगा कि दूसरे दिन रिवर्स हो जाएगा, है ना। मैं रोड पे खड़े रहूंगा और वो बेगर मेरे घर में मेरे गाड़ी में घूम रहा होगा। तो मेरे अंदर डिजायर है कि मैं इस बेचारे को हेल्प करूं, है ना, कि इसको मैं ऐसा हेल्प करूं कि इसको लाइफ में किसी और के हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते ना, यू हैव गॉट सम लिमिटेशन। तो वैसे ही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपको सारा प्रिविलेज दे, आपको सारा बेनिफिट दे, जैसे एक अमेरिकन सिटीजन का लाइफस्टाइल है वैसे आपको देना चाहती है, बट गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्स भी तो होना चाहिए। तो आइडियल कंडीशन में आवर सब्सिडीज शुड बी 100%, एंड आइडियल कंडीशन में हमारा जो टैक्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अब हम क्या करते हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर में बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। ये कैसे बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, से अभी आप इनकम ऑन कर रहे हो, अगेन मेरे को याद नहीं है इनकम टैक्स के स्लैब क्या है, तो मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल आप 5 लाख इनकम ऑन कर रहे हो तो आपको 5% टैक्स पे करना है। 10 लाख ऑन कर रहे हो तो आपको 10% पे करना है। आप 20 लाख ऑन कर रहे हो तो आपको से 20% पे करना है। तो एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज करो कि आप अभी 5 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप मिडिल क्लास में हैं। आप 2.5 लाख अर्न कर रहे हो तो आप लोअर मिडिल क्लास में आ गए, गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलेगा। और से आप 30,000 रुपीज पर ईयर अर्न कर रहे हो, गवर्नमेंट से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो जितना ज्यादा आप पुअर हो उतना ज्यादा गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना ज्यादा आप रिच होते जाते हो गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस क्रिएट करती है।
और वो बैलेंस फेयर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे जब ब्रिटिशर इंडिया में थे तो वो 97% इंडिगो के ऊपर टैक्स लगाते थे, तो 97% अगर टैक्स लगा दिया तो बचा क्या, 3%। तो टैक्स कितना लगाना है वो भी एक फेयर होना चाहिए, और कितना सब्सिडी देना चाहिए वो भी एक फेयर है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ग्रीस के अंदर उन्होंने इतना ज्यादा सब्सिडी दिया अपने पॉपुलेशन को कि पॉपुलेशन काम करना है उसने बंद कर दिया। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ग्रीस का पूरा इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गया। तो सब्सिडी बहुत ज्यादा भी नहीं देना है हमें, और टैक्स हमें बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, तो इन दोनों के बीच में एक फेयर डिवीजन होना चाहिए। अब इस पे आते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। 20,000 मेरा इनकम है, जिसमें गवर्नमेंट 5,000 टैक्स ले रही है, तो मेरे पास 15,000 पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, यानी इतना पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं पैसे को खर्च करता हूं बेसिक रिक्वायरमेंट में। अब बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 50% से ज्यादा अमाउंट हम अपने बेसिक नीड पे खर्च करते हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं बताऊं तो 54% इंडियंस अपने सैलरी का 54% वो फूड रिलेटेड एक्सपेंसेस में स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक नीड पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं पैसे स्पेंड करूंगा। से एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप जनरल कंपार्टमेंट का टिकट ले सकते हैं ट्रेन में, और 500 रुपीज में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप स्लीपर का लो, मे बी 1,000 टिकट होगा। आप थर्ड एसी लो तो वो होगा 2,000। आप सेकंड एसी लो वो होगा 3,000, और फर्स्ट एसी लो वो होगा 5,000। तो आप 500 में भी मुंबई से दिल्ली जा सकते हैं, और 5,000 में भी जा सकते हैं। 5,000 वाले टिकट लेके आप जाओगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होके जाओगे, और 500 में जाओगे तो आप उतने कंफर्टेबल होके नहीं जाओगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक नीड फुलफिल होता है, उसके बाद हम कंफर्ट गुड के ऊपर मनी स्पेंड करते हैं। तो कंफर्ट गुड को कंज्यूमर गुड कहते हैं। से अभी आपके घर में लाइट आया है, तो आप क्या करोगे, फैन लगाओगे, लेकिन आपको लगता है समर में फैन से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप एयर कंडीशनर लगा दोगे, या एयर कंडीशनर से पहले आप कूलर लगाओगे, फिर एसी लगाओगे आप। तो कंज्यूमर गुड हम सेकंड स्पेंड करते हैं। थर्ड है, हम मनी को सेव करते हैं। मनी को हम क्यों सेव करते हैं, 2 दिन पहले चेतन भगत एक नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था, और उन्होंने कहा कि मैं यूथ को हमेशा एडवाइस करता हूं कि आपका जितना भी सैलरी है, आप एज्यूम करो कि आपका सैलरी उसका 50% ही है। से आप 80,000 अर्न कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि आपका सैलरी 40,000 ही है, और जो 40,000 बचा उसको आप इन्वेस्ट करो। क्यों, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत अनसर्टन है, वी डोंट नो कि इकोनॉमी कैसे बिहेव करने वाला है, तो ये सेविंग ही आपको हेल्प करेगा। तो वट एवर सैलरी यू हैव, यू कंसिडर 50% ही आपका सैलरी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई अर्ली एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो करता है, फॉर एग्जांपल 22 ईयर के एज पे मैं जॉब स्टार्ट करता हूं, एंड 22 से 30 तक मैं मनी को स्पेंड करता हूं, तो ये मनी को इन्वेस्ट करता हूं, सॉरी, ये मनी इतना ज्यादा हो जाता है कि लेटर आपके लाइफ में आप बिल्कुल भी मनी को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो भी इस मनी के रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्ली अगर आप मनी को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, इट विल बी गुड। तो थर्ड, हम मनी को सेव करते हैं, और फोर्थ, हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं। अब एक सिनारियो इमेजिन करो, गवर्नमेंट ने टैक्स 19,000 रख दिया, तो अब मेरे पास 1,000 ही डिस्पोजेबल इनकम है, तो मैं बेसिक नीड पे स्पेंड करूंगा। बट मेरे पास अब पैसा ही नहीं होगा कंज्यूमर गुड को परचेज करने के लिए, जिसके वजह से एसी का डिमांड, टीवी का डिमांड, मोबाइल का डिमांड, ये सब कम हो जाएगा, हमारे इंडस्ट्री को नुकसान होगा। सेकंड, मैं मनी को सेव ही नहीं करूंगा, तो इनकेस जब कोई अनसर्टन टाइम आ गया तो मुझे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। से एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप ऑफिशियल देखोगे एस्टिमेट, तो इंडिया में 30 करोड़ पुअर हैं, बट अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर 81 करोड़ लोग फ्री में फूड ग्रेन एक्सेस कर रहे हैं। जो लोग नॉन पुअर थे वो भी फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट से जो फूड ग्रेन मिल रहा है उसी को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो जब आप पैसे नहीं बचाओगे और कोई अनसर्टन टाइम आ गया, कोई खराब टाइम आ गया, आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाओगे। गवर्नमेंट आपको सब कुछ फ्री में देगी, गवर्नमेंट का भी रिस्ट्रिक्शन है, वो अनलिमिटेड तो दे नहीं सकती। उसके बाद आप मनी को इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, तो मार्केट में पैसा कैसे जाएगा, और मार्केट में जब पैसा नहीं जाएगा तो मार्केट ग्रो कैसे करेगा। इंडिया में बिगेस्ट इन्वेस्टर कौन है, वो रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर। आप 10,000 सैलरी अर्न कर रहे हो, उसमें से 500 रुपया शेयर मार्केट में डाल रहे हो, और ये छोटे छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो हमारे पूरे इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं। डोमेस्टिक सेविंग का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ।
1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ था, तब हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। और उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, फिर से इकोनॉमी कंडीशन खराब हुई। 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान वार हुआ। तो ये 10 ईयर के आप डिकेड में देखोगे तो उसमें 3 वार में हमने पार्टिसिपेट किया। और उस समय इंडिया में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ, लाल बहादुर शास्त्री उनका डेथ हुआ, फिर इंदिरा गांधी, ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर इस 10 ईयर में चेंज हुए। तब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। अब हम क्या करें? तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो अपनी सारी ज्वेलरी लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में चली गई और उन्होंने कहा कि आप ये मेरे सारे ज्वेलरी को रख लो, और आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, जहां पे भी इसको रखना है आप रखो और उससे लोन लो। और ऐसे करके इंडियन जितने भी हाउस होल्ड थे उनके पास जो भी एसेट था, किसी के पास ज्वेलरी था, किसी के पास मैरिज का गिफ्ट था, और उन्होंने बैंक में सबमिट करना स्टार्ट किया, और उसने हमारी इकोनॉमी को सेव किया। तो हमारे कंट्री में डोमेस्टिक सेविंग का बहुत बिग इंपॉर्टेंस है। और अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो अराउंड 50-60% हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डोमेस्टिक सेविंग से होता है। तो इफ पीपल विल हैव लेस मनी इन देयर पॉकेट, उनका सेविंग कम होगा, सेविंग कम होगा तो उनका इन्वेस्टमेंट कम होगा। नाउ अब हमें क्या करना है कि टैक्स और एक्सपेंडिचर का हमने बैलेंस क्रिएट करके और लोगों का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इतना ज्यादा करना है कि वो चारों चीजों को बैलेंस कर पाए, अपने बेसिक नीड को भी बैलेंस कर पाए, वो कंज्यूमर गुड को भी परचेज कर पाए, वो इन्वेस्टमेंट भी कर पाए और सेव भी कर पाए। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो ये हम इस वे में कर सकते हैं। से ऑनलाइन सबको दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके ओके। मिस्टर ए हैं, अभी ये सैमसंग में जॉब कर रहे हैं और इनका सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, इनका सैलरी है। इन्होंने डिसाइड किया इनको हाउस परचेज करना है। अब बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर कहता है कि देखो हाउस तो मैं आपको दूंगा, बट हाउस का प्राइस 1 करोड़ रुपीज है, या तो 1 करोड़ आप अपफ्रंट दे दो या बैंक से जाके लोन ले लो। तो ये कहेंगे कि 1 करोड़ तो डिफिकल्ट है मेरे लिए अपफ्रंट देना, मैं बैंक से लोन अप्रोच करता हूँ। तो ये बैंक के पास गए। बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको लोन तो देंगे, बट लोन विल बी एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको लोन देंगे। तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं अब लोन नहीं लूंगा, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया घर लेने का। अब इनके पास दूसरा ऑप्शन है, ये अपने इंप्लॉयर को कांटेक्ट करेंगे, सैमसंग को कहेंगे कि देखो आपने अभी अभी मेरे को सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हो, आप अगर मेरा सैलरी इंक्रीज करके 1 लाख रुपीज पर मंथ कर दोगे तो आई कैन परचेज दिस हाउस। तो सैमसंग कहेगा कि मैं आपका सैलरी इंक्रीज नहीं कर सकता। रीजन, कंपनी को इतना प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना आपका सैलरी इंक्रीज करने के लिए। सो इम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देंगे यानी उसका इनकम इंक्रीज होगा, तो उससे उसका डिमांड इंक्रीज होगा। बट इनकम इंक्रीज करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। रीजन, उससे पूरे इकोनॉमी में ग्रोथ होना चाहिए, तभी कंपनी किसी का इनकम इंक्रीज करेगी। दूसरा ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, बैंक्स को कहेगी कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दो। से इन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके 5% कर दिया। अब मिस्टर ए को पता चला कि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम हो गए, अब वो बैंक से लोन लेंगे, हाउस परचेज करेंगे। जब वो हाउस को परचेज करेंगे तो बिल्डर अब ज्यादा हाउस बनाएगा, जिससे ब्रिक्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सबको फायदा होगा। ये सारे इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, इसमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो अब ये गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करेंगे। विच टैक्स? एक्साइज टैक्स पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन लेबर है उसको भी फायदा होगा, ज्यादा घर बन रहा है तो उसको ज्यादा जॉब मिलेगा। जब इसको ज्यादा वर्क मिल रहा है तो इसका सैलरी इंक्रीज हो गया, और जब इसका सैलरी इंक्रीज हुआ तो इसने डिसाइड किया कि अब मेरे को एक मोबाइल फोन परचेज करना है, और से ये सैमसंग का मोबाइल फोन परचेज करता है। सैमसंग के मोबाइल फोन का ज्यादा सेल हो रहा है, तो अब सैमसंग सोचेगा कि हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव है, जितने भी वर्कर है, उनके सैलरी को इंक्रीज करते हैं, और अब वो अपने इंप्लॉय का सैलरी इंक्रीज करके 50,000 से 1 लाख रुपीज कर देगा पर मंथ। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिकली कैसे डिमांड इंक्रीज करना। तो ऑर्गेनिकली नेचुरली हमें इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज करना है, तो उसके लिए लोगों का इनकम इंक्रीज करना है। सेकंड, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली कैसे? क्रेडिट देके लोगों का इनकम इंक्रीज करना। से आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप एक क्रोमा के शोरूम में गए
और उसमें आपको एक मोबाइल ठीक लगा, बट मोबाइल है 10,000 रुपीज का और आपके पॉकेट में 5,000 रुपीज ही है, तो वहां पे कोई बैंक वाला, कोई फाइनेंस कंपनी वाला आएगा, वो कहेगा कि हम आपका इजी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, एवरी मंथ वो आप 1,000 रुपीज पे करना है, एंड देन यू कैन परचेज मोबाइल। सो हम आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी वर्क कैसे करता है, वो डिमांड पे वर्क करता है। जितना डिमांड होगा उतना इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी, जितना डिमांड होगा उतना ही ज्यादा लोगों की सैलरी इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा वर्क करेगा। बट डिमांड जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी किसी चीज का हम डिमांड क्रिएट करते हैं उतना हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा सैलरी इंक्रीज हो गया और मुझे अभी लैपटॉप परचेज करना है, बट इंडिया में कोई भी लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अमेरिका से उसको इंपोर्ट कर लूंगा। तो जब किसी कंट्री का सैलरी इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंगली इंक्रीज नहीं होता है, तब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उससे हमारे कंट्री को तो फायदा नहीं होगा, दूसरे कंट्री को फायदा होगा। तो हमें ये देखना है कि जब हमारे कंट्री में डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसके प्रोपोर्शनेट हमारे पास सप्लाई है, और अगर नहीं है तो देन इट इज प्रॉब्लमेटिक। तो सेकंड बजट का ऑब्जेक्टिव है, हम ये देखते हैं कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है और उस मनी को सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, बेसिक नीड में, कंज्यूमर गुड में कहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो। थर्ड, बजट में हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कुछ पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर है इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। सेकंड, सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए। एंड नंबर थर्ड, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए। तो अगर ये तीनों रहेगा तो इकोनॉमी इज स्टेबल। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो कितना होना चाहिए, तो ये 8 to 10% के हिसाब से होना चाहिए, तब जितने भी लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेस देन 5% है, इट इज ओके। अगर उससे ज्यादा है, किसी किसी स्टेट में आप देखोगे तो 32%, 40% अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। और इन्फ्लेशन के लिए 4% प्लस और माइनस 2% होना चाहिए, तो डेट इज मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%। तो ये इन्फ्लेशन का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो अगर ये तीनों मैनेज होता है तो विच मीन्स इकोनॉमी स्टेबल है, अगर ये तीनों मैनेज नहीं होता है तो इकोनॉमी इनस्टेबल है। तो स्टेबलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और वो इन्फ्लेशन से हमें पता चलेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट का बैलेंस, इसको हम देखते हैं। अब इसको हम समझते हैं। से अभी मेरा इन्फ्लेशन रेट है 5% और मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3%, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि हायर द इन्फ्लेशन लोअर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको फिलिप कर्व से हम मेजर करते हैं और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये कैसे वर्क करता है, सपोज करो मेरा एक शॉप है, गारमेंट का शॉप है, वहां पे मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ। अभी एक शर्ट मैंने 100 रुपीज में परचेज किया और उसको मैं 400 रुपीज में सेल कर रहा हूँ, 300 रुपीज का प्रॉफिट मेक करके, और मैं 400 रुपीज में सेल कर रहा हूँ। अब मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो पहले मैं क्या करता था, शॉप को मैं खुद ओपन करता था, शॉप को के साफ सफाई भी मैं खुद करता था। अब मैं क्या करूंगा, एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करूंगा और उसको कहूंगा कि तुम देखो साफ सफाई करना, दूसरे एम्प्लॉय को रिक्रूट करूंगा, उसको कहूंगा तुम काउंटर पे रहना। सो जितना ज्यादा मेरा इनकम इंक्रीज हुआ, मैं उतने लोगों को अपने शॉप में रिक्रूट करूंगा, ज्यादा जॉब क्रिएट होगा। सो इन्फ्लेशन अप टू सम एक्सटेंड इज गुड, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, वो इंसेंटिव लेके आता है। से आज मैंने एक शॉप परचेज किया और वो शॉप है 1 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर भी इसका प्राइस 1 करोड़ ही हुआ, तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ। लेकिन आज मैंने शॉप को परचेज किया 1 करोड़ में और नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस हो गया 1 करोड़ 10 लाख हो गया, तो 10 लाख का मुझे गेन हुआ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा शॉप को परचेज करूंगा, ज्यादा शॉप को परचेज करूंगा तो बिल्डर ज्यादा शॉप बनाएगा, ज्यादा शॉप मैन्युफैक्चर करेगा, ज्यादा शॉप मैन्युफैक्चर होगा तो उससे सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, लेबर, सबको फायदा होगा। सो इन्फ्लेशन अगर है तो इकोनॉमी के लिए इंसेंटिव है, लेकिन इन्फ्लेशन एक लिमिट के बियॉन्ड है देन प्रॉब्लम है। तो लिमिट क्या है, 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन है तो प्रॉब्लम है, और 2% से कम है तो प्रॉब्लम है।
अभी प्रेजेंट हमारे इन्फ्लेशन के सिनारियो देखो, तो इन्फ्लेशन मैक्सिमम 10% तक भी पहुंच गया था। जैसे आज का एक न्यूज था, न्यूज ये था कि अमूल ग्रुप ने उसने अपने मिल्क के प्राइसेस को हाइक कर दिया है। तो से पहले से एक एग्जांपल लेते हैं अमूल गोल्ड का, वो 1 लीटर था 62 रुपीज का, अब 1 लीटर हो गया है 66 रुपीज का, तो 4 रुपीज का हाइक है। अगर इसको आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तो समवेयर अराउंड 8% हाइक है। तो 8% हाइक इन ए सिंगल डे, इट इज क्वाइट हाई। और ये पूरे 2023 को आप देखना तो ये 6 या 7 बार हाइक होता है। तो 1 जनवरी में रेट क्या था मिल्क का, और 31 दिसंबर में इसका रेट क्या होगा, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप ये देखना 30% के आसपास हाइक हो जाता है। और इन्फ्लेशन तो हमारा 10% ही है, लोगों का इनकम इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, तो ये प्राइस किस वे में राइज हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जब इन्फ्लेशन एक लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा तो देन इट विल बी अनअफोर्डेबल, और जब इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो वो इंसेंटिव ही नहीं देगा। इकोनॉमी में जितना ज्यादा हम डिमांड बूस्ट कर पाए उतना ही ज्यादा इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड आ गया उतना ही ज्यादा हम मैन्युफैक्चर करेंगे। अब डिमांड हम दो तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। से इंडिया में कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, इस कार को इंडियंस परचेज कर रहे हैं। इंडियंस कब परचेज करेंगे, जब इंडियंस का इनकम इंक्रीज होगा। इनकम जो जॉब कर रहे हैं वहां से उनको सैलरी मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं वहां से उनको प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ एसेट को उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है वहां से उनको पैसे मिल रहे हैं, या फिर उनको लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है। तो जिससे ज्यादा कार परचेज करेंगे, कार का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा। दूसरा हम काम ये कर सकते हैं, कार को आउटसाइड इंडिया हम सेल कर सकते हैं। तो कार को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज वो सब इंडियन कार को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करवाओ, या तो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कंज्यूम करवाओ। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा अब कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल कहाँ पे है, डोमेस्टिक मार्केट में हमारा कंट्रोल है। इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपना जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको रिड्यूस कर दो। से अभी $1 इज इक्वल टू से 20 रुपीज है, $1 इज इक्वल टू 200 रुपीज कर दो फॉर एग्जाम्पल। तो जितना ज्यादा आप अपने करेंसी को वीक करोगे उतना ही ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो दो तरीके से हमें अपने इंडस्ट्रियल सप्लाई को कंज्यूम करना चाहिए, एग्रीकल्चर सप्लाई को कंज्यूम करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है, रियल अभी चैलेंज देखोगे तो हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रीजन, जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है वहां पे चाइना डोमिनेट कर रहा है, उसके प्रोडक्ट हमसे चीपर हैं। और जो क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट है वहां पे अमेरिकन, जापानीज, कोरियन, यूरोपियन प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो नाइदर क्वालिटी वाइज हम compete कर पा रहे हैं, नाइदर प्राइस वाइज compete कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में आप देखोगे तो फॉरेन गुड डोमेस्टिक मार्केट में एंटर हो रहा है, और इंडियंस परचेज कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स को परचेज करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। अप्रैल 2022 में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन पीरियड था। वाई गोल्डन पीरियड था, क्योंकि 4 कार अगर इंडिया में सेल हो रही है तो उसमें से एक कार इंडियन कंपनी की है, दैट इज मारुति की, या फिर टाटा की, या तो महिंद्रा की है। बट अगर इसको आप दूसरे वे में देखो तो अभी भी हम 25% मार्केट शेयर ही कैप्चर कर पाए ना, 75% तो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर है। तो 25% जब मार्केट शेयर को कैप्चर कर पा रहे हैं तो वी आर सेलिब्रेटिंग। बट वी नीड टू टारगेट 100% मार्केट शेयर। टोयोटा इंडिया में आके कार सेल कर रहा है, उसके कार के बेस्ट फीचर क्या है, क्यों नहीं हम डेवलप कर सकते हैं। वाई नॉट किया, वाई नॉट एमजी मोटर, हम क्यों डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडियन मार्केट को भी फॉरेन प्रोडक्ट्स डोमिनेट कर रहे हैं, और हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो डेट्स व्हाई आवर सप्लाई कंज्यूम नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है कि हमारा जो सप्लाई होता है और उसके डिमांड के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। अगर हम बैलेंस स्ट्राइक नहीं करेंगे तो हमारा डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो उससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अदानी इंटरप्राइज का पूरा वो कंट्रोवर्सी देखोगे, तो उसके बारे में जब मैं एक डिबेट देख रहा था तो उस डिबेट में एक ऐसा आर्गुमेंट रखा था, जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि 100% अदानी इंटरप्राइज के शेयर हैं, उसमें से 80% शेयर जो हैं वो अदानी फैमिली के पास है, और 20% शेयर को इन्होंने मार्केट में फ्लोट किया। अब मार्केट में कम शेयर को फ्लोट किया, शेयर का शॉर्टेज हो गया,
अब लोग इसको परचेज करने लगे हैं। तो डिमांड इसका ज्यादा है बिकॉज अदानी इंटरप्राइज इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। लास्ट 3 ईयर में देखोगे तो 87% गौतम अदानी के नेट वर्थ में इंक्रीज हुआ। तो अदानी इंटरप्राइज इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग और मार्केट में तो कम शेयर अवेलेबल है, तो इसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने लगा और इंक्रीज होके ये 4,000 रुपीज पर शेयर तक पहुंच गया। तो जब 20% शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा तो 80% का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो 80% का इंक्रीज हुआ तो इनको बिना कुछ किए हुए ही इनके शेयर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। एक और उसमें डेटा उन्होंने कोट किया और वो डेटा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कंपनी के शेयर हैं, वो शेयर अपने मिनिमम वैल्यू पे गिरता है तो कितना परसेंटेज गिर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप के अंदर ये 85% है, विच मींस इनके शेयर जो है वो 85% ओवर वैल्यूड है। से फॉर एग्जांपल अभी इनका शेयर अगर 40,000 रुपीज का 4,000 रुपीज का इनका शेयर है, तो ये गिर के एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 250 रुपीज पे आ सकता है, चांसेस हैं। तो अब इसको रिसेंट टाइम में देख लो, 4,000 से गिर के 2,900, 2,900 से गिर के अभी शायद प्रेजेंटली 1,800 के आसपास है। और ये जस्ट मैटर ऑफ 2-3 डेज में इतना फॉल हुआ। तो मार्केट में जब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो ओवर इन्फ्लेशन हो जाएगा। और मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उस केस में इकोनॉमी ही पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। तो ये बजट के 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, दूसरा रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, एंड थर्ड, टैक्स एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना है। अब आप इससे रिलेट करना, फाइनेंस मिनिस्टर जब स्पीच देते हैं बजट के, तो उसमें कभी टैक्स इंक्रीज करते हैं, कभी टैक्स डिक्रीज करते हैं, कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेट करते हैं, कभी की नए स्कीम को स्टार्ट करते हैं। वो सब इसका पर्पस होता है। जैसे अब इस बार के बजट का मैं बताऊं, अगर आपका इनकम 7.5 लाख पर एनम है, तो आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते, आपके ऊपर लाइबिलिटी कम होगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आप टैक्स ही नहीं दोगे तो आप ज्यादा मनी को स्पेंड कर सकते हो। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को प्रमोट कर रहा है, डेट्स वाई वो कह रहा है कि हम टैक्स के स्लैब को इंक्रीज कर देते हैं।